Hello guys, welcome back to my YouTube channel and today we are going to discuss about the most important writer William Wordsworth. आज हम जानेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड उन सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में दिया है और उनकी लाइफ से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट वर्क को इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किया है। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है और उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किए अपनी लाइफ में, वो सभी वर्क इस एक वीडियो के अंदर इंक्लूड हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। तो गाइस शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं उनकी एज के बारे में, वो किस एरा से बिलोंग करते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ बिलोंग करते हैं रोमांटिक एज से। कैसे गाइज? क्योंकि रोमांटिक एज की शुरुआत हुई थी लिरिकल बैलेड्स के आने से। लिरिकल बैलेड्स इनका एक कोलैबोरेटिव वर्क था एस.टी. कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ का, जो कि आया 1798 में। इनका मोस्ट फेमस वर्क था ये मैग्नम ओपस भी इसको बोला जाता है गाइस, और ये आया था 1798 में। तभी स्टार्टिंग हुई थी रोमांटिक एज की। ठीक है, रोमांटिक एज 2 जनरेशन में डिवाइडेड है। तो जो फर्स्ट जनरेशन बिलोंग करती है विलियम वर्ड्सवर्थ से, एस.टी. कोलरिज से, वाल्टर स्कॉट से एंड रॉबर्ट साउदे से। ये सभी जो राइटर हैं ये फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कौन कौन है आपने याद रखने हैं, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन आ जाता है कि रोमांटिक एज से कौन कौन से राइटर बिलोंग करते हैं, या फर्स्ट जनरेशन से कौन से राइटर बिलोंग करते हैं एंड सेकेंड जनरेशन से कौन से राइटर बिलोंग करते हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज, वाल्टर स्कॉट, रॉबर्ट साउदे। ठीक है, और सेकेंड जनरेशन से बिलोंग करते हैं लॉर्ड बायरन, पी.बी. शेले, जॉन कीट्स और यंगर, ये सभी पोएट्स। ठीक है, ये सभी यंगर पोएट्स कहे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेड्स है, ये कलेक्शन है 23rd पोयम का। ठीक है, ये एस.टी. कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ का कोलैबोरेटिव वर्क है गाइस। और कोलरिज ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है इसके अंदर, इनकी 4 पोयम है और वर्ड्सवर्थ ने 19 पोयम का कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, और लिरिकल बैलेड्स ओपन विद कोलरिज। जो लिरिकल बैलेड्स की स्टार्टिंग होती है तो ये कोलरिज की पोयम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, और जो एंड होता है इनका एंड होता है वर्ड्सवर्थ की पोयम टिंटन एबे के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको याद रखना है। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि लिरिकल बैलेड की फर्स्ट पोयम कौन सी है या लास्ट पोयम कौन सी है और किसने लिखी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स को। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं इनके बर्थ के बारे में। तो इनका बर्थ हुआ था 7 अप्रैल 1770 को कोकरमाउथ कम्बरलैंड में, और ये सेकेंड नंबर के थे अपने भाई बहनों में। ठीक है गाइस, तो ये याद रखना है आपको। 7 अप्रैल 1770 इनकी डेट ऑफ बर्थ है और उनका जन्म प्लेस है कोकरमाउथ कम्बरलैंड इन इंग्लैंड। नेक्स्ट है 1778 मदर एंड डाइज। इनकी जो मदर का नाम था वो एन कोक्सन था, पूरा नाम था एन कोक्सन। ठीक है गाइज, और इनकी डेथ हो गई थी 1778 में। और उसके बाद वर्ड्सवर्थ को एडमिट कर दिया गया था स्कूल में जिसका नाम था हॉक्सेट ग्रामर स्कूल। यहाँ से इन्होंने अपनी एजुकेशन को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है 1783 फादर जॉन वर्ड्सवर्थ। मात्र 5 years लेटर गाइस, 5 साल बाद ही इनके फादर की भी डेथ हो गई थी जिनका नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है 1787 जॉइन सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेंट जॉन कॉलेज को इन्होंने ज्वाइन किया था 1787 में। ठीक है गाइस, इसका जिक्र इन्होंने अपने द प्रेल्यूड जो इन्होंने मोस्ट फेमस वर्क लिखा है उसके अंदर भी किया है, जो 14 बुक्स में आया है गाइस, और इसे कंप्लीट कर लिया था इन्होंने 1805 में। ठीक है, बाद में इसको पब्लिश कराया गया है इनकी वाइफ मैरी हचिनसन के द्वारा।
नेक्स्ट है 1789 में एन इवनिंग वॉक डिस्क्रिप्टिव स्केच। इनके सबसे पहले वर्क थे गाइस, इनको इन्होंने लिखा 1789 में, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्केच और एन इवनिंग वॉक, ठीक है। और ये पब्लिश हुए बाद में 1793 में इसको पब्लिश कराया था इन्होंने बाद में। 1719 में वॉकिंग टूर ऑफ फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी, और पेरिस का जो है इन्होंने वॉकिंग टूर किया था गाइस 1790 में, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और पेरिस। उसके बाद गाइस 1791 में इन्होंने ग्रेजुएट की डिग्री ली और उसके बाद फ्रांस की विजिट पर ये गए और वहाँ मिले ये एनीटी बोलन से। एनीटी बोलन से इन्हें मिलते ही पहली नज़र का प्यार हो गया। उसके बाद क्या हुआ गाइस कि इनको एक डॉटर हुई जिसका नाम इन्होंने रखा कैरोलीन। एनीटी बोलन ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा कैरोलीन। ये इनकी इलिजिटिमेट डॉटर थी क्योंकि इनकी शादी नहीं हुई थी। 1793 में रिटर्न टू इंग्लैंड टू अर्न मनी। अब इनके पास पैसे नहीं थे, मनी प्रॉब्लम थी, तो ये इंग्लैंड लौट आए कुछ धन कमाने के लिए गाइस। और वहाँ पर इन्होंने टिंटन एबे, जो इनकी मोस्ट फेमस पोयम है टिंटन एबे, और वॉकिंग टूर को जो है, और एन इवनिंग वॉक को, डिस्क्रिप्टिव स्केच को, इन सबको इन्होंने जो है पब्लिश कराया। उसके बाद 1794 में रीयूनाइटेड विद डोरोथी वर्ड्सवर्थ। डोरोथी वर्ड्सवर्थ जो इनकी एकमात्र सिस्टर थी, जो इनके लिए इंस्पिरेशन थी और हमेशा इस साथ रहे। उन्होंने पोइट्री लिखने में भी इनकी हेल्प की। तो गाइज उनसे ये रीयूनाइटेड हुए, उनसे मिले। पहले ये सेपरेट हो गए थे जब इनके मदर फादर की डेथ हो गई थी गाइज, तो उसके बाद ये मिले फिर 1794 में। नेक्स्ट 1795 मीट टू एस.टी. कॉलरिज। गाइज ये इनके बेस्ट फ्रेंड थे एस.टी. कॉलरिज, जिनके साथ इन्होंने लिखा था मिलकर लिरिकल बैलेट्स को। तो गाइज इनसे मिले ये 1795 में। और दूसरी चीज़ हुई जो इन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो फाइनेंशियली हेल्प करी इनकी रेस्ले कैलवर्ट ने। इनको एक लेगेसी दी 900 पॉन्ड्स की, तो इनकी बहुत बड़ी हेल्प थी ये। तो इनको लगा कि भाई अब एक अच्छा दोस्त भी मिल गया और मेरी फाइनेंशियली हेल्प भी हो गई, मेरे पास अब धन की भी कमी नहीं है, तो क्यों ना कुछ बहुत अमेजिंग कर लिया जाए, बहुत बेस्ट कर लिया जाए लाइफ में। तो ये कॉलरिज के साथ मिलकर इन्होंने फिर लिरिकल बैलेट्स को लिखा गाइज। 1797 में ये अल्फ्रेड एंड को जो है मूव हो गए थे, डोरोथी और कॉलरिज के साथ वहीं पर रहे थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1798 में राइट लिरिकल बैलेट विद कॉलरिज विजिट टू जर्मनी। अब इन्होंने कॉलरिज के साथ मिलकर लिरिकल बैलेट्स को लिखा और जर्मनी की विजिट भी की और उसके बाद इसे पब्लिश भी कराया। 1798 to 99 वर्ड्सवर्थ एंड डोरोथी ट्रेवल टू जर्मनी विद कॉलरिज। कॉलरिज के साथ और डोरोथी के साथ इन्होंने जर्मनी की विजिट की 1798 to 99। और अब लिखा इन्होंने अपनी मोस्ट फेमस पोयम पीटर बेल को, ठीक है। और नेक्स्ट है 1799, ये सेटल हो गए थे लेक डिस्ट्रिक्ट में डव कॉटेज ग्रासमेयर, ठीक है, जहाँ से इनको लेक पोएट का टाइटल भी मिला। तो ये यहाँ पर सेटल हो गए थे 1799 में लेक डिस्ट्रिक्ट में डव कॉटेज में, ठीक है। 1800 में प्रीफेस एडिड इन लिरिकल बैलेट। 1800 में इन्होंने लिरिकल बैलेट में प्रीफेस को ऐड किया। जो फर्स्ट टाइम इन्होंने इसे पब्लिश कराया था 1798 में, तो तब इसमें प्रीफेस ऐड नहीं था गाइस। जब प्रीफेस के साथ ये आया दोबारा, तो ये 1800 में सेकेंड टाइम इन्होंने पब्लिश कराया। उसके बाद 1802 में मैरिज मैरी हचिनसन, तो इन्होंने शादी की। मैरी हचिनसन इनकी क्लासमेट थी गाइस, इसी से इन्होंने शादी की और इनको डेडिकेट करते हुए इन्होंने अपना एक वर्क भी लिखा, नेशनल इंडिपेंडेंस एंड लिबर्टी। और लिरिकल बैलेट्स वर मोर एप्रिसिएटेड।
1802 में ही लिरिकल बैलेट को बहुत अप्रिसिएट किया गया अमेरिका के अंदर, जब ये थर्ड टाइम पब्लिश्ड हुए 1802 में। उसी वक्त 1802 में ही ये गए थे एनी टी बोलन से दोबारा मिलने कैलिस के अंदर। कैलिस में वो रहती थी, फ्रांस में एक जगह है कैलिस, फ्रांस के अंदर। तो जो बोलन से एनी टी बोलन्स को यहाँ पर बोला गया है ये गाइस, और ये इन्होंने वहाँ पर गए मिलने, अपनी बहन डोरोथी के साथ गए थे गाइस, उसको इन्फॉर्म करने गए थे कि ये मैरी हचिंसन से शादी कर रहे हैं और क्षमा याचना भी करने गए थे। चलिए नेक्स्ट है 1803 फर्स्ट टूर इन स्कॉटलैंड, मीट वॉल्टर स्कॉट। तो वॉल्टर स्कॉट से ये पहली बार मिले गाइस जब इन्होंने स्कॉटलैंड की विजिट की। फर्स्ट टाइम ये स्कॉटलैंड गए तो वहाँ पर ये वॉल्टर स्कॉट से मिले। 1805 में द प्रेल्यूड फिनिश्ड वन और एंड ब्रदर जॉन लॉस्ट इन सी। इनके जो भाई थे जॉन वर्ड्सवर्थ, उनकी डेथ हो गई थी, पता ही नहीं चला था सी के अंदर उनकी कैसे डेथ हुई गाइस। तो वो लॉस्ट हो गए थे, खो गए थे सी के अंदर। और जो प्रेल्यूड है इनका वर्क वो 1805 में इन्होंने फिनिश्ड कर दिया था, कंप्लीट कर लिया था, और ये पब्लिश्ड हुआ था 1850 में। इनकी वाइफ के ने इसे पब्लिश कराया था, मैरी हचिंसन ने, और द प्रेल्यूड भी टाइटल उन्हीं ने इसको दिया था। इससे पहले पोयम टू कॉलरिज इसका टाइटल था। 1807 में पोयम्स इन 2 वॉल्यूम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये पोयम इन 2 वॉल्यूम 1807 में आया इनका वर्क, और ये कलेक्शन था कुछ पोयम्स का जिसके अंदर द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इनकी फेमस पोयम भी रही। 1808 में मूव्स फ्रॉम डव कॉटेज टू एलन बैंक्स। डव कॉटेज से ये एलन बैंक्स मूव हो गए थे 1808 में, और 1810 में सेपरेशन विद कॉलरिज। गाइज जो बेस्ट फ्रेंड थे इनके कॉलरिज, उनसे ये सेपरेट हो गए थे 1810 में। गाइस प्रॉब्लम ये हुई थी कि जो सारा हचिंसन इनकी डॉटर, इनकी सिस्टर इन लॉ थी सारा हचिंसन, तो उससे प्यार हो गया था कॉलरिज को, लेकिन ये ऐसा चाहते नहीं थे, इसलिए दोनों में मनमुटाव हुआ और दोनों अलग हो गए। और उसके बाद कॉलरिज का वर्क आया 1817 में गाइस। 1817 में बायोग्राफिया लिटरेरिया वर्क आया एस.टी. कॉलरिज का। उसमें इन्होंने वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया, ठीक है गाइस, भर भर के क्रिटिसाइज किया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 1812 में चिल्ड्रन थॉमस एंड कैरोलिन डाई। 1812 में इनके 2 बच्चे थॉमस और कैरोलिन की डेथ हो गई। 1813 में मूव टू राइडल माउंट बिटवीन ग्रास मेयर एंड राइडल वाटर, अपॉइंटेड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प्स। गाइस ये राइडल माउंट्स को मूव हो गए थे 1813 में, जो एक प्लेस है ग्रास मेयर और राइडल वाटर के बीच का, और यहाँ पर इनको अपॉइंट कर लिया गया था डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प्स के पद पर। नेक्स्ट 1814 में द एक्सकर्जन एंड सेकेंड टूर इन स्कॉटलैंड। अब स्कॉटलैंड का इन्होंने सेकेंड टूर किया और इनका जो एक्सकर्जन है वो वर्क आया, ठीक है 1814 में। 1816 में ए लेटर टू ए फ्रेंड ऑफ रॉबर्ट बर्न, इनका एक ये वर्क है ए लेटर टू ए फ्रेंड ऑफ रॉबर्ट बर्न, 1816 में आया। 1819 में पब्लिश्ड पीटर बेल ए टेल इन वर्स ए लॉन्ग नैरेटिव पोयम। ये इनकी लॉन्ग नैरेटिव पोयम है, एक टेल है वर्स में लिखी हुई गाइस, पीटर बेल, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है पीटर बेल द थर्ड, ठीक है, दोनों के एक जैसे ही नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो पीटर बेल द थर्ड पी.बी. शैले ने लिखी है और पीटर बेल वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, एग्जाम में आ जाता है तो ध्यान रखना है। 1820 में द रिवर डूडन ए सीरीज ऑफ सोनेट, इनकी एक सीरीज थी सोनेट की जो रिवर डूडन्स के नाम से आई। द एक्सकर्जन सेकेंड एडिशन रिवाइज्ड, और 1820 में ही इनका एक्सकर्जन का सेकेंड एडिशन रिवाइज हुआ और VR7 को इन्होंने लिखा। चलिए नेक्स्ट है 1822 में
मेमोरियल ऑफ ए टूर ऑन द कॉन्टिनेंट 1820। 1820 में ये एक कॉन्टिनेंट के टूर पर गए थे, तो उसका मेमोरियल ऑफ ए टूर ये वर्क है 1822 में आया। 1830 में राइड्स फ्रॉम लैंकास्टर टू कैम्ब्रिज। अब 1830 में ये लैंकास्टर से कैम्ब्रिज के लिए राइड्स हो गए, कैम्ब्रिज में जाके रहे गाइस। उसके बाद 1838 में द सोनेट कलेक्टेड इन 1 वॉल्यूम, जो इनके सोनेट थे उनको इन्होंने 1 वॉल्यूम में कलेक्ट कर दिया। 1842 में रिजाइंस पोस्ट ऑफ स्टैम्प डिस्ट्रीब्यूटर, जो इनको जॉब मिली थी, एक पोस्ट मिली थी स्टैम्प डिस्ट्रीब्यूटर की गाइस, उसको रिजाइन कर दिया 1842 में। और उसके बाद क्यों कर दिया गाइस? फॉर वेस्टमोरलैंड के लिए कर दिया। वहाँ से इन्हें रिसीव ऑप्शंस मिला 300 पाउंड्स का फ्रॉम द सिविल लिस्ट से 300 पाउंड्स का जो है ऑप्शन इन्हें मिला, तो उसे इन्होंने रिसीव कर लिया। नेक्स्ट है 1843 अपॉइंटेड पोएट ल्यूरेट इन सक्सेसर टू रॉबर्ट साउदे। इनसे पहले जब ये पोएट ल्यूरेट बने तो इनसे पहले रॉबर्ट साउदे थे, उनके सक्सेसर रहे गाइस ये। तो 1843 में इनको पोएट ल्यूरेट चुना गया। उसके बाद गाइस 1850 तक ये पोएट ल्यूरेट रहे और 1850 में इनकी डेथ हो गई लंग इन्फेक्शन से गाइस, अप्रैल 23 1850 को गाइस। और इनको दफनाया गया राइडल माउंट ग्रासमेर में। और उसके बाद द प्रेल्यूड पब्लिश कराया गया पोस्टमसली बाय मैरी हचिंसन, जो इनका मोस्ट फेमस वर्क था, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था इनका गाइस। तो इसको पब्लिश कराया गया मैरी हचिंसन के द्वारा और उन्होंने इसे टाइटल दिया द प्रेल्यूड। इससे पहले इसका जो टाइटल था पोएम टू कोलरिज था, ठीक है ये। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस बात कर लेते हैं पोएट ल्यूरेट ये कब बने। ये पोएट ल्यूरेट बने 1843 में और इनकी डेथ हो गई थी 1850 में। गाइस ये रॉबर्ट साउदे के सक्सेसर थे, इनसे पहले थे रॉबर्ट साउदे। ये भी हमें याद रखना है कि इनसे पहले कौन थे और इनके बाद कौन थे। तो इनसे पहले थे रॉबर्ट साउदे, जो 1813 से 1843 तक पोएट ल्यूरेट रहे। और उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ रहे 1843 से 1850 तक। और विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद अल्फ्रेड टेनिसन रहे 1850 से 1892 तक। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं पोयम इन 2 वॉल्यूम 1807। तो गाइज इनकी जो ये पोएम का कलेक्शन था, पोएम इन 2 वॉल्यूम, ये 1807 में आया। इसके अंदर जो पोएम थी टोटल वो यहाँ पर मैंने इंक्लूड की हैं। फर्स्ट है द लीस्ट गैदर्ड रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। ये जो लीस्ट गैदर्ड है इसका दूसरा टाइटल है रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये याद रखना है। नेक्स्ट है आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, ये डैफोडिल्स है, द डैफोडिल्स, और इसका दूसरा टाइटल है आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, जो पोएम की ही फर्स्ट लाइन है। नेक्स्ट है माई हार्ट लिव्स अप, माई हार्ट स्लीप्स अप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है इनकी। और नेक्स्ट है ऑड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है ऑड टू ड्यूटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको इन्होंने स्टैंड डॉटर भी कहा है। याद रखना है कि स्टैंड डॉटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ड्सवर्थ ने स्टैंड डॉटर किसे बोला है, तो ये बोला है ड्यूटी को। द सोलिटरी रीपर, ये भी इम्पोर्टेंट पोएम है इनकी, ये भी इसके अंदर पोएम इन 2 वॉल्यूम में इंक्लूड है। और इलेजिएक स्टेंजाज है। नेक्स्ट है कंपोज अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज सितंबर 3 1802। नेक्स्ट है लंदन 1802, जो जॉन मिल्टन को डेडिकेटेड है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये सारी पोएम इन 2 वॉल्यूम्स के अंदर इंक्लूड हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इनके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड बात कर लेते हैं गाइज। इंग्लिश रोमांटिक पोएट और क्रिटिक्स रहे ये,
और गाइज इनको नेचर पोएट्स, हाई प्राइस्ड ऑफ नेचर, हार्बिंगर ऑफ नेचर, वर्शिपर ऑफ नेचर के नाम से जाना जाता है। ये सभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, आपने याद रखना है कि हार्बिंगर ऑफ नेचर किसको कहा जाता है, तो ये वर्ड्सवर्थ हैं। वर्शिपर ऑफ नेचर किसे कहा जाता है, तो वर्ड्सवर्थ हैं। हाई प्राइस्ड ऑफ नेचर किसे कहा जाता है, तो वर्ड्सवर्थ हैं। इन सभी को याद रखना है। नेचर पोएट भी वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है। लेक पोएट के नाम से भी इनको जाना जाता है और इसमें इंक्लूड है लेक पोएट्स के नाम से इन्हें जाना जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ को, एस टी कोलरिज को, रॉबर्ट सावले को। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखते हैं 1814। 1814 में गाइज जो वर्ड्सवर्थ हैं इनका वर्क हुआ था पब्लिश्ड एक्सकर्जन, जो 9 बुक्स में आया था। जो एक्सकर्जन वर्क है इनका ये आया था 9 बुक्स के अंदर। ठीक है, ये पार्ट्स है रिक्ल्यूज का। इंट्रोडक्शन में जो प्रिल्यूड है मोस्ट फेमस है, 14 बुक्स में आया है। जो प्रिल्यूड है वो इंट्रोडक्शन के रूप में लिया जाता है यहाँ पर। और फर्स्ट पार्ट है द होम एट ग्रासमेयर, ये अनफिनिश्ड वर्क है इनका, द होम एट ग्रासमेयर, ये फर्स्ट पार्ट कहा जाता है, ये याद रखना है। सेकेंड पार्ट के अंदर एक्सकर्जन आता है जो 9 बुक में है गाइस, सेकेंड पार्ट है ये। और थर्ड पार्ट है जो अनफिनिश्ड है और इसको कोई टाइटल भी नहीं दिया गया था। तो ये सभी पार्ट हैं रिक्ल्यूज के। रिक्ल्यूज भी जो है इनका अनफिनिश्ड वर्क है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ज़्यादातर जाना है प्रिल्यूड के बारे में। प्रिल्यूड को कितनी बुक्स में डिवाइड किया गया है, तो ये 14 बुक्स के अंदर आया है गाइस। और ये एक इंट्रोडक्शन वर्क है रिक्ल्यूज का। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं बिटवीन 1795 टू 1797। तो बिटवीन 1795 टू 1797 ही रोट हिज ओनली प्ले, इन्होंने अपना एकमात्र प्ले लिखा जिसका नाम था बॉर्डर्स। ठीक है, ये किसके शासनकाल में लिखा, इन्होंने लिखा किंग हेनरी थर्ड, इंग्लैंड के जो किंग हेनरी थर्ड का शासनकाल था उस टाइम में इन्होंने एकमात्र प्ले लिखा जो जाना जाता है एक वर्स ट्रेजेडी के रूप में। ठीक है, ये याद रखना है इनकी एकमात्र वर्स ट्रेजेडी कौन सी है, तो वो है द बॉर्डर्स। ठीक है, इट्स ए सीरीज ऑफ 5 लूसी पोयम 1798 टू 1801। तो जो इनकी फेमस पोयम है 5 लूसी पोयम में से ये है 3 years सी ग्रीस इन सन एंड शावर। इसके टाइटल को याद रखना है, 3 years सी ग्रीस इन सन एंड शावर। नेक्स्ट अगर ओड की बात करें कि इन्होंने कौन कौन से ओड्स लिखे हैं, तो इन्होंने लिखे हैं ओड टू ड्यूटी, ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, ये 2 मोस्ट फेमस ओड्स हैं इनके गाइज। एंड सोनेट की बात करें तो इन्होंने लगभग लिखे हैं 523 सोनेट। और यहाँ पर एक सीरीज है इनकी एक्लेसियस्टिकल स्केचेज, सीरीज में आया पार्ट 1, 2 एंड 3, एक सीरीज है ये। और सेकेंड है लंदन 1802 जो मिल्टन को डेडिकेटेड है गाइस, मोस्ट फेमस सोनेट है इनका ये। और द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इनको याद रखना है आपने। नेक्स्ट देख लेते हैं जो लूसी पोयम है गाइस उनमें 5 पोयम कौन कौन सी इंक्लूड हैं वो मैंने यहाँ पर आपको दी हैं। जो 5 पोयम हैं उनके नाम भी याद रखने हैं, उनके टाइटल आपको याद रखने हैं। फर्स्ट है स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नॉन, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नॉन फर्स्ट। और सेकेंड है सी ड्वेल्ट अमोंग द अनट्रोडन वेज। थर्ड है आई ट्रेवल्ड अमोंग अननोन मैन, आई ट्रेवल्ड अमोंग अननोन मैन। एंड फोर्थ है 3 years सी ग्रीव इन सन एंड शावर, जो ऊपर मैंने अभी आपको बताई, सी ग्रीव्स 3 years सी ग्रीव्स इन सन एंड शावर। और लास्ट है ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ये जो है गाइज इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये एकमात्र पोयम है इनकी जिसमें लूसी का नाम इंक्लूड नहीं है, ये आपको याद रखना है। कौन सी पोयम में नहीं है लूसी का नाम इंक्लूड, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ओके, चलिए
नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ड्सवर्थ राइट्स 523 सोनेट। अभी मैंने आपको बताया इन्होंने सबसे ज़्यादा सोनेट लिखे, 523 सोनेट्स लिखे इन्होंने। ही वॉज मूडी एंड वायलेंट टेम्पर। इनको मूडी और वायलेंट टेम्पर भी माना जाता है कि ये मूडी थे और टेम्पर इनका हाई रहता था। और जो इनके टीचर थे वो विलियम टेलर थे गाइस। जो टीचर थे वो विलियम टेलर थे जिन्होंने इन्हें इंस्पायर्ड किया था कंपोज करने के लिए पोइट्री। और माइकल ब्यूपिटी ने इन्हें पॉलिटिक्स से रिलेटेड वर्क के लिए इंस्पायर्ड किया था। और ये बिलोंग करते थे टॉरी ग्रुप से। ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते थे? टॉरी ग्रुप से, ये याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेजर वर्क की बात कर लेते हैं इनके कि कौन कौन से इनके मेजर वर्क हैं गाइस। तो 1793 में एन इवनिंग वॉक इनका मोस्ट फर्स्ट वर्क है गाइस, ये पहला वर्क है इनका, एन इवनिंग वॉक एड्रेस टू ए यंग लेडी। एक यंग लेडी को ये एड्रेस है। और डिस्क्रिप्टिव स्केच, ये दोनों ही वर्क इनके पहले वर्क हैं, फर्स्ट वर्क हैं इनके ये। उसके बाद आया इनका लिरिकल बैलेट, ठीक है, जिसके आने से शुरुआत हुई रोमांटिक एज की। फिर इनका आया टिंटन एबे। टिंटन एबे तो लिरिकल बैलेट में भी आया गाइस, तो उसी के साथ दोनों का जो डेट मैच कर रही है देखिए, 1798 टू 1798 टिंटन एबे की है और लिरिकल बैलेट्स की भी 1798 है, ठीक है। उसके बाद 1806 में इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी आया इनका, और 1807 में पोयम इन 2 वॉल्यूम, ठीक है, जो कलेक्शन है पोएम्स का। नेक्स्ट है 1815 में लाउडोमिया इनका वर्क है, ये एक पोयम है इनकी, 1815 में आई। और 1819 में द वैगनर, ठीक है, 1819 में आया। तो ये इनके मेजर वर्क हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, फेमस लाइन इनके बारे में जो राइटर्स ने बोली हैं, ठीक है, और इन्होंने भी कुछ फेमस लाइनें लिखी हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, माई हार्ट लीव्स अप, ठीक है, इनकी फेमस पोयम रही है ये, माई हार्ट लीव्स अप, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने ये कोर्स दी है कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बहुत फेमस है गाइस, और एग्जाम में मोस्टली पूछ ली जाती है, तो याद रखनी है। वर्ड्सवर्थ ने इन लाइनों को दिया है माई हार्ट लीव्स अप के अंदर। नेक्स्ट, पोएट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की मोस्ट फेमस लाइनें हैं पोएट्री के ऊपर। इन्होंने लिखा है कि जो पोएट्री है गाइस, जो पोएट्री है वो लगातार पावरफुल फीलिंग्स का एक बहाव है, ठीक है, वो पावरफुल फीलिंग्स का एक बहाव है। और इट टेक्स इट्स ओरिजिन, इसकी ओरिजिन कब होती है? इसकी ओरिजिन होती है, इसकी जो इमोशंस और फीलिंग आती हैं वो रिकलेक्ट होती हैं ट्रैंक्विलिटी में। ट्रैंक्विलिटी मतलब जहाँ एकदम पीस होती है, शांति होती है, ठीक है, वहाँ पर ये जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, ये जन्म लेती हैं। तो पोएट्री को इन्होंने बहुत ही पावरफुल फीलिंग्स बताया है गाइस, ठीक है। तो और ये भी आती है माई हार्ट लीव्स अप के अंदर, जो इनकी पोयम है माई हार्ट लीव्स अप के अंदर, ठीक है। और ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, ठीक है, ये और टू ड्यूटी को इन्होंने कहा है ईस्टर्न डॉटर, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, याद रखना है। ए मॉरल इनक इनको बोला है पीबी शेले ने, मॉरल इनक, ठीक है। और विलियम वर्ड्सवर्थ इज ए जाइंट ऑफ पोएट्री, विलियम वर्ड्सवर्थ को जाइंट ऑफ पोएट्री बोला है J.C. रैनसम ने इनको जाइंट ऑफ पोएट्री कहकर बुलाया है। नेक्स्ट है द सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, ये लंदन 1802 जो जॉन मिल्टन को डेडिकेटेड है इनकी पोयम, उसकी लाइनें हैं। और इन्होंने ये
मिल्टन के लिए ये लाइनें लिखी हैं। द सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर्स। लंदन 1802 में की ही ये लाइन है। ये मिल्टन को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि तुम्हें इस वक्त में जो है यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए था। तो इसलिए मिल्टन को इन्होंने पुकारा है कि मिल्टन अगर आप होते तो स्थिति ज़्यादा बेटर हो सकती थी। लॉस्ट लीडर कह के बुलाया है इन्हें रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। इन्हें रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लॉस्ट लीडर कहकर पुकारा है। यानी कि लॉस्ट लीडर किसके द्वारा कहा गया है? रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। इगोटिस्टिकल सबलाइम कहा है जॉन कीट्स ने इनको, और हाई प्राइस्ड ऑफ नेचर बोला है थॉमस डी क्विंसी ने। थॉमस डी क्विंसी ने बोला है हाई प्राइस्ड ऑफ नेचर। ठीक है गाइस, तो ये थे सभी इंपॉर्टेंट्स लाइन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी गाइस, और अगर इससे अच्छा कुछ सीखने को मिला है आपको तो प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।